नंदपुर नाम का गांव अपने पशुपालन के लिए जाना जाता था। वहाँ के लोग उच्च नस्ल की गाय, बैल, भैंस वगैरह पाला करते थे। हर साल गर्मियों में नंदपुर गांव में एक मेला लगा करता था, जिसमें दूर दूर से लोग गाय, भैंस और बाकी जानवर खरीदने और बेचने आते थे। नंदपुर गांव से कई कोस दूर गंगा पार ठकिया नाम का एक गांव था, जहां राहुल नाम का हलवाई रहता था। राहुल की गाय बीमार और बूढ़ी हो चुकी थी। वो कई दिनों से एक नई गाय खरीदना चाहता था। मैं सोच रहा हूँ नंदपुर गांव चला जाऊं। अगले महीने वहाँ पशु मेला लगेगा। हमारी बूढ़ी गाय से हमारा काम नहीं चल रहा। ये गाय बेच आऊंगा और नई गाय खरीद लूंगा। हाँ, चले जाओ और मेरे लिए वहाँ से 1 दर्जन चूड़ियाँ भी लेते आना। मैंने सुना है वहाँ की चूड़ियाँ बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, चूड़ियाँ भी ले आऊंगा। राहुल के गांव से नंदपुर गांव पहुंचने में 2 दिन लगते थे। कच्चा रास्ता था, इसलिए पैदल ही जाना पड़ता था। राहुल की पत्नी ने उसे 2 दिन का खाना बांध दिया। राहुल खाने की पोटली और पुरानी गाय लेकर नंदपुर गांव की ओर चल पड़ा। नदी तक पहुंचते पहुंचते रात हो गई। नदी किनारे एक गौशाला बनी हुई थी। राहुल ने सोचा कि वो रात भर के लिए गौशाला में ही रुक जाएगा और सुबह होते ही नदी पार करके आगे के सफर पर निकल जाएगा। राहुल जब गौशाला के अंदर गया तो उसने देखा कि गौशाला में कई गाय और बैल बंधे हुए हैं। दर्जन भर आदमी गौशाला के अंदर सो रहे थे। लगता है ये लोग भी नंदपुर जा रहे हैं। राहुल ने अपनी गाय बाकी गाय बैलों के साथ बांध दी। राहुल ने पोटली से खाना निकाला और खाना खाने के बाद सो गया। गर्मियों के दिन थे। राहुल को रात में प्यास लगी। जब वो पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि गौशाला में लेटे हुए सारे आदमी गायब हो चुके थे। यहाँ तो कम से कम दर्जन भर लोग थे। सब कहाँ चले गए? राहुल ने गौशाला से बाहर जाकर देखा। बाहर भी उसे कोई नहीं मिला। कहीं वो लोग चोर तो नहीं थे? शायद वो चोर ही होंगे, इसीलिए मुझे देखकर भाग गए होंगे। राहुल वापस गौशाला की तरफ गया, लेकिन उसके हाथ पैर फूल गए। उसने देखा कि एक बड़े बड़े सींग वाली गाय, जिसके बाहर तक निकले पैने नाखून हैं, सीधे उसकी तरफ दौड़े चली आ रही है। इससे पहले कि राहुल को इधर उधर होने का मौका मिलता, गाय ने राहुल के जोरदार टक्कर मारी और राहुल 3-4 फीट दूर जाकर गिर पड़ा। टक्कर मारने के बाद गाय फिर से गौशाला में घुस गई। लगता है मेरे पैर की हड्डी टूट गई है। इतनी भयानक गाय तो मैंने कभी नहीं देखी। जब मैं गौशाला में सो रहा था तब तो वो गाय वहाँ नहीं थी। सुबह होने में भी अभी काफी समय है। क्या अपनी बूढ़ी गाय वापस लेने मुझे गौशाला में जाना चाहिए? अगर मैं नहीं गया तो ज्यादा ना सही 20-25 हजार का नुकसान तो हो ही जाएगा। राहुल कुछ देर बाहर ही इंतजार करता रहा। वो किसी आदमी की तलाश में था जो उसकी मदद कर सके, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी उसे कोई आदमी आसपास दिखाई नहीं दिया। राहुल लंगड़ाते हुए दबे पांव गौशाला की तरफ गया। उसने झांक कर गौशाला में देखा। गौशाला में सिर्फ राहुल की गाय थी, जिसके पास एक भूतनी खड़ी थी, जो गाय को कटे सिरों की माला पहना रही थी। आजा, तेरा सिर भी काट कर इस माला में पिरो देती हूँ। भूतनी राहुल की तरफ बढ़ी। राहुल पीछे हटा, लेकिन किसी चीज से टकराकर गिर गया। उसने पीछे देखा कि वही गाय, जिसके लंबे सींग और पैने दांत हैं, पीछे पड़ी है। एक तरफ भूतनी और दूसरी तरफ भयानक गाय। राहुल के पास भागने का कोई मौका नहीं था। राहुल ने बस आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी तेज रफ्तार में एक घुड़सवार वहां आया और राहुल को एक झटके में वहां से खींचकर ले गया। काफी दूर जाने के बाद घुड़सवार ने घोड़ा रोका। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। अगर आप समय पर ना आते तो वो गाय और भूतनी पता नहीं मेरा क्या करते। क्या तुम नंदपुर गांव पहली बार जा रहे हो? हाँ, मैं पहली बार ही यहाँ आ रहा हूँ। तभी तुम उस भूतिया गौशाला में फंस गए, वरना इस रास्ते से गुजरने वाले ज्यादातर लोग इस गौशाला के बारे में जानते हैं। बहुत साल पहले गंगाराम नाम का एक आदमी अपनी बेटी के साथ बहुत दूर से अपनी गाय और बैल लेकर नंदपुर गांव के बाजार की तरफ जा रहा था। रात में उसने नदी किनारे गौशाला में रुकने का फैसला किया, लेकिन उस रात नदी किनारे कुछ डाकू आ गए। डाकुओं ने गंगाराम की बेटी से नाच दिखाने को कहा। जब गंगाराम की बेटी नहीं नाची तो डाकुओं ने गंगाराम, उसकी बेटी और उसके सभी गाय बैलों की हत्या कर दी।
तब से उनकी आत्मा इस गौशाला के आसपास भटकती है। वे आत्माएं ही इस गौशाला में आदमी और गाय बैल होने का भ्रम पैदा करती हैं। इस गौशाला पर कभी मत रुकना। घुड़सवार ने राहुल को नंदपुर गांव तक छोड़ दिया और चला गया। राहुल को उसकी पुरानी गाय कभी वापस नहीं मिल पाई। सुहागपुर गांव को किसानों की राजधानी कहा जाता है। यहाँ के खेत फसलों से हरे हैं और खलिहान अनाज से भरे हैं। इस गांव में छोटे बड़े सभी किसान हैं, लेकिन सुखीराम महाजन इस गांव का जमींदार है और महाजन भी। महाजन का नाम सुनते ही मदर इंडिया के सुखीलाल की याद आ जाती है। इस गांव का सुखीराम भी वैसा ही है, ब्याज के नाम पर लोगों का खून चूसने वाला आदमी। इसने अपनी सैकड़ों एकड़ की खेती ऐसे ही बनाई है। हर साल की तरह इस साल भी सुहागपुर गांव के खेत हरी फसलों से लहलहा रहे हैं। इससे सारे किसान खुश हैं कि अचानक उनकी खुशी हैरानी में बदल जाती है। वो अपने खेतों की दुर्दशा देखकर भौचक्के रह जाते हैं। मेरी फसल एक रात में चौपट हो गई। कल तक तो खेत पे फसल लहलहा रही थी, एक रात में पूरी फसल नष्ट हो गई। ये हाल सिर्फ आपके खेत का नहीं है, दूसरे खेतों की भी यही दशा हुई है। रात में मौसम भी ठीक था, हवा नहीं चली, बारिश नहीं हुई, ओले नहीं गिरे, फिर फसल को नुकसान कैसे हुआ? ये प्रकोप मौसम का नहीं है। आप ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने खेत में घोड़ा गाड़ी चला दी हो। घोड़ा गाड़ी ही क्यों, बैलगाड़ी से भी नुकसान हो सकता है। बैलगाड़ी में 2 बैल होते हैं और खेत में एक जानवर के पैर के निशान हैं और वो निशान घोड़े के पैर के लगते हैं। लेकिन अपने गांव में तो घोड़ा गाड़ी है ही नहीं। अगर किसी के पास घोड़ा गाड़ी होती तब भी वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं सोचता। सुहागपुर वासियों, आज तुमने जो कुछ देखा है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। मैं तुम लोगों को अपनी पूरी फिल्म दिखा कर ही रहूंगी। मैं तुम्हारी बसंती नहीं, लेकिन तुम मेरी धन्नो जरूर हो, चुड़ैल की धन्नो। हमने आपकी रिपोर्ट लिख ली है सुखीराम जी। इंस्पेक्टर, हमने आपको रिपोर्ट लिखने के लिए नहीं, पता करने के लिए बुलाया है कि ये कारस्तानी किसकी है। आप चिंता ना करें, हम सब कुछ पता कर लेंगे। मेरी फसल को मिटाने वाला अपराधी कब तक पकड़ा जाएगा? सुखीराम जी, हमें कानून के दायरे में रहकर ही काम करना पड़ेगा। अगर ये काम तुम्हारे बस का नहीं है तो हमें बता देना, हमारे लठैत 2 दिन में सारा मामला निपटा देंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। आज से इस गांव के खेतों पर पुलिस की निगरानी रहेगी। ठीक है इंस्पेक्टर, तुम्हारी निगरानी रात में देखेंगे। सुखीराम, तूने बड़ी मेहनत की है। देख, तेरी फसल कैसे लहलहा रही है। इन फसलों से तू लाखों रुपए कमाता है और गांव के किसानों का खून चूसता है। चल, अब तेरा भी काम तमाम करते हैं। चल धन्नो, इसको भी चौपट कर दे। धन्नो, यहाँ का काम तो पूरा हुआ, अब दूसरे खेत में चलते हैं। इंस्पेक्टर, पानी सर से ऊपर जा रहा है और तुम हाथ पर हाथ धर कर बैठे हो। ऐसी बात नहीं है सुखीराम जी, पुलिस अपना काम कर रही है। अगर पुलिस से बात नहीं संभल रही तो फौज बुलवा लो, लेकिन मेरे खेतों की हिफाजत करो। सुखीराम जी, आपके इस खेत में भी घोड़ा गाड़ी के निशान पाए गए हैं। गांव के सारे खेतों में जहां जहां फसलों को रौंदा गया है, सभी जगह घोड़ा गाड़ी के ही निशान मिले हैं। ये घोड़ा गाड़ी का क्या रहस्य है? मारुति के जमाने में घोड़ा गाड़ी कौन चलाता है, वो भी खेतों में? हमें इस गांव के सभी खेतों में सीसीटीवी कैमरा लगवाना पड़ेगा। आइडिया बुरा नहीं है। गांव के कुछ लोग चौपाल में बैठे
इसी विषय पर चर्चा करते हैं। क्या हमारे गांव में कैमरे लगेंगे? पुलिस तो यही कह रही है कि सीसीटीवी कैमरा से गांव पर नजर रखी जाएगी। जब पुलिस की 2 आंखें काम नहीं करती तब वो तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरे की सहायता लेती है। लेकिन हमारी फसलों को बर्बाद कौन कर रहा है और उसे ऐसा करके क्या मिल रहा है? भाई तुम्हारे प्रश्न पहली जैसे हैं और इन्हें पुलिस भी नहीं समझ पाई, फिर हम क्या समझेंगे? मुझे लगता है सुखी राम की किसी से दुश्मनी है, इसीलिए उसके खेतों को चौपट किया जा रहा है। भाई गेहूं के साथ गुण भी तो पिस रहा है। मेरा मतलब हमारे खेत भी तो बर्बाद हो रहे हैं। भगवान हमारे खेतों को जो बर्बाद कर रहा है तो उसे बर्बाद कर दे। पुलिस ने सुहागपुर के खेतों को अनजान दुश्मन से बचाने के लिए पूरी व्यवस्था कर ली है। खेत से खलिहान तक, सड़क से मैदान तक हर तरफ सीसीटीवी कैमरा लगा दिए हैं। गांव की सड़कों पर पुलिस पहरा दे रही है, लेकिन रात होते ही चुड़ैल अपनी घोड़ा गाड़ी से गांव के उन खेतों में आती है जहां अभी तक फसल लगी है। चुड़ैल पेड़ों पर लगे सीसीटीवी कैमरे को देखती है और अपने जादू से गांव की लाइट बंद कर देती है, जिससे सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं। चुड़ैल की धन्नो, चल अपना काम शुरू करते हैं। बबलू गांव में रहता था। उसके पास सफेद रंग की एक घोड़ी थी जिसे वो अक्सर शादी बारात में किराए पर देता था। एक दिन बबलू के पास एक आदमी आया। मैं मुरारीपुर गांव के प्रधान विक्रम सिंह के घर से आ रहा हूं। प्रधान जी के लड़के की शादी है। उन्हें अपनी बेटी की शादी में सफेद घोड़ी चाहिए। मैंने सुना है तुम्हारे पास सफेद घोड़ी है। हाँ, मेरे पास सफेद घोड़ी है, लेकिन मैं मुरारीपुर गांव नहीं जाऊंगा क्योंकि गांव बहुत दूर है। प्रधान जी तुम्हें 30,000 रुपए देंगे। 10,000 अभी पकड़ो एडवांस। 23 तारीख को घोड़ी लेकर आ जाना। एक रात घोड़ी किराए पर देने के लिए 30,000 की रकम बहुत ज्यादा थी और ऊपर से 10,000 एडवांस मिल गए थे। इसलिए बबलू मुरारीपुर गांव जाने के लिए तैयार हो गया। बबलू के गांव से मुरारीपुर पहुंचने में काफी वक्त लगता था। बबलू सुबह ही घोड़ी लेकर घर से निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद उसने रात्रि में विश्राम करने का निर्णय लिया। उसे दूर पहाड़ी पर एक बड़ी झोपड़ी दिखाई दी जहां से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाज आ रही थी। लगता है यहाँ कोई अस्तबल है, मैं रात वहीं बिताऊंगा। बबलू अपनी घोड़ी को लेकर अस्तबल में पहुंचा। अस्तबल में 5-6 घोड़े बंधे हुए थे, लेकिन वहाँ कोई आदमी नहीं था। लगता है इन घोड़ों का रखवाला कहीं घूमने गया हुआ है। घोड़े एक कटोरी में कुछ खा रहे थे। बबलू अपनी घोड़ी को उस कटोरी के पास लेकर गया। उसने सोचा घोड़ी भूखी होगी, कुछ खा लेगी तो ठीक रहेगा। लेकिन बबलू जब कटोरी के पास पहुंचा तो उसके हाथ पैर फूल गए। टोकरी में इंसानों के कटे हुए सिर पड़े थे और घोड़े उन्हें खा रहे थे। ये कैसा अस्तबल है? यहाँ के घोड़े तो मांस खा रहे हैं। यहाँ ठहरना ठीक नहीं होगा। ये घोड़े मेरा सिर भी खा सकते हैं। बबलू अपनी घोड़ी लेकर अस्तबल से कुछ दूर चला गया। उसने घोड़ी को एक पेड़ से बांध दिया और खुद जमीन पर चादर बिछाकर सो गया। बबलू दिन भर का थका हुआ था, इसलिए उसे जल्द ही गहरी नींद आ गई। नींद में बबलू को महसूस हुआ कि जैसे उसके माथे पर कुछ टपक रहा है। जैसे ही बबलू ने आंखें खोली, उसकी सांस अटक गई। एक घोड़ा ठीक उसके सिर के ऊपर खड़ा था, जिसके लंबे पैने दांत थे और उसके मुंह से खून टपक रहा था। बबलू तुरंत उठकर वहाँ से भाग निकला, लेकिन घोड़ा बबलू के पीछे पड़ गया। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई मेरी मदद करो। बबलू को सामने कुआं दिखाई दिया। बबलू सीधे उसी कुएं में कूद पड़ा। मैं ये कहाँ फंस गया? काश मैं पहाड़ी पर आया ही नहीं होता। घोड़ी भी वहाँ छूट गई। खैर, जान बची तो लाखों पाए। बबलू कुएं में ही बैठकर सुबह होने का इंतजार करने लगा। वो बैठे बैठे झपकियां ले रहा था। तभी उसने देखा कि कीचड़ में से एक आकृति खड़ी हुई। वो एक आदमी था जिसका चेहरा भयानक था। उसकी आंखों और मुंह से खून टपक रहा था और सिर में
एक खंजर घुसा हुआ था। आदमी ने अपने सिर से खंजर निकाला और बबलू की तरफ बढ़ा। कोई बचाओ, भूत भूत, कोई बचाओ। किसी ने ऊपर से रस्सी फेंकी। रस्सी पकड़कर ऊपर आ जाओ। बबलू जल्दी से रस्सी की सहायता से कुएं से बाहर निकल गया। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप नहीं आते तो मैं मारा ही जाता। यहाँ क्या हो रहा है? वो अस्तबल और वो कुएं में आदमी, क्या ये कोई भूतिया जगह है? लगता है तुम इस इलाके में नए हो। मैं एक किसान हूँ। यहाँ से कुछ दूर पर मेरा खेत है। बहुत साल पहले यहाँ विजय और महेंद्र नाम के दो आदमी रहते थे। दोनों रेस के घोड़े पाला करते थे। एक साल विजय का घोड़ा रेस में बुरी तरह हार गया। महेंद्र ने विजय का खूब मजाक उड़ाया। विजय, तेरे घोड़े तो मैदान में किसी मेमने की तरह लग रहे थे। कछुआ भी उनसे तेज दौड़ लेता। विजय क्रोधी स्वभाव का था। उसने एक रात महेंद्र के अस्तबल में आग लगा दी और अस्तबल को चारों तरफ से बंद कर दिया। महेंद्र सहित सारे घोड़े आग में जलकर मर गए। उसके बाद विजय ने सूखे कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। उन्हीं की आत्माएं यहाँ भटकती हैं। रात में कभी भी यहाँ अस्तबल दिखाई दे तो यहाँ रुकना नहीं। बबलू ने देखा घोड़ा अभी भी पेड़ से बंधा हुआ है। उसने तुरंत अपने घोड़े को खोला और वहाँ से खिसक लिया।